आरोग्यम कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। डिप्रेशन या यूं कहें मानसिक अवसाद, जिससे आज हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी कारण से छोटे या बड़े रूप में प्रभावित जरूर है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर अच्युत कुमार पांडे, जो IMS BHU वाराणसी के मानसिक रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। तो आपके प्रश्नों के साथ साथ डॉक्टर साहब से जानेंगे कि तनाव होता क्यों है, और अगर इसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन उचित ढंग से न किया जाए, इलाज न किया जाए, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल कि तनाव होता क्यों है और ये क्या है? आकांक्षा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो हमारा शरीर और मन बाहर के वातावरण के जो चीजें होती हैं, जो भी घटनाएं, जो चीजें होती हैं, उसको कैसे रिएक्ट करता है, यही होता है तनाव। और तनाव जो होता है कभी अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का इम्तिहान है और तो इम्तिहान की वजह से घूमना कम कर देता है, खेलना कम कर देता है। अब ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर आया कि एग्जाम आ गया। अब बच्चे ने घूमना फिरना बंद करके पढ़ाई पे ज्यादा फोकस किया और उसने इम्तिहान में अच्छे से परफॉर्म करेगा। इसको कहते हैं अच्छा तनाव, पॉजिटिव तनाव। लेकिन तनाव जिसको हम लोग ज्यादातर समझते हैं तनाव में हम तनाव में बड़े परेशान हैं, वो होता है निगेटिव स्ट्रेस, नकारात्मक तनाव, या जिसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रेस। वो डिस्ट्रेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इम्तिहान आया, बच्चा इतनी टेंशन में आ गया कि न खाना खा पा रहा है, न सो पा रहा है, न पढ़ने में उसका मन बैठ रहा है तो पढ़ भी नहीं पा रहा है। इतनी बेचैनी हो रही है, अंदर से घबराहट हो रही है कि अब हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पास होंगे, बार बार यही नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं। तो ये समझिए निगेटिव तनाव है और फिर इसका प्रबंधन जरूरी हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, और बच्चों में खासकर इन दिनों ये आम तौर पे देखा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी तनाव का शिकार हैं। फिलहाल हम श्रोताओं से जो प्रश्न आ रहे हैं वो ले लेते हैं। ये पहला फोन कॉल। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हमारा नाम है SK राज, बड़ी गली पर रहता हूँ, उम्र है 71 साल। जी। जब परिवार का कोई सदस्य कुछ बोल देता है जोर से उल्टा पुल्टा, तो हमको परेशानी हो जाती है। क्या उपाय करें कि हम टेंशन में न रहें? देखिए, तनाव पैदा करता है क्योंकि परिवार में जब आप मुखिया थे, जब आप यंग थे, आपका अर्निंग मेंबर थे, उस समय आपकी बहुत इज्जत होती थी, आपका सब लोग सम्मान देते थे। अब आप अर्निंग मेंबर नहीं रहे तो उन लोगों को लगता है कि बेकार हो गए हैं, तो ठीक ऐसे पड़े रहें, खाएं पिएं। बट ये परिवार के लिए भी मेरी सलाह है कि नहीं, बड़े बुजुर्ग हमारे लिए कचरे की तरह नहीं हैं, बल्कि उनके जो अनुभव हैं वो हमको हमेशा मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो ये वो भी ध्यान रखें कि भाई बुजुर्ग के साथ एक सम्मान, जिस तरह का उनका जो स्टेटस है परिवार में सदा उनका सम्मान रहा है, वो बना रहे। और आपके लिए मेरी ये सलाह है कि इस तनाव से बचने के लिए आप सबसे ज्यादा जरूरी है कि देखिए, अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। जैसे अब ड्यूटी से अगर मान लीजिए कोई, क्या काम करते थे आप? हम अध्यापक थे। तो आपने जैसे अब उस स्कूल में जब आप जाते होंगे तो बच्चे आपका सम्मान करते होंगे, आप पढ़ाते होंगे, आप जो डांट देते होंगे, हर चीज होती तो वो लोग सुनते होंगे आपकी बात को। अब आप उसी स्कूल में जाएं और अगर आप उसी तरीके से डांटें बोलें तो कोई आपको नहीं सुनेगा, क्योंकि आप वहां से रिटायर हो चुके हैं। तो उसी तरीके से आपको भी अब परिवार से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए कि परिवार के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कि जो चीज ठीक है, नई पीढ़ी जैसे कर रही है, अपना अनुभव के अनुसार आप बता दीजिए उनको कि भाई ये चीज उचित है या अनुचित है। बाकी जैसा वो लोग निर्णय ले करें, उसके हान लाभ। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ इसीलिए ये प्रथा बनाई गई थी कि वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। तो आप अभी 71 में है तो अभी वानप्रस्थ के आश्रम में हैं। तो आप देश और समाज के लिए जो कुछ सोच सकें सोचिए। परिवार के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप कम से कम करें आप। जी जी। तो उससे क्या होगा कि जब आप उनसे क्लैश नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे उनके कामों में, तो वो भी आपको यथोचित आपका सम्मान और आपके खाने पीने और रहने और आपकी दवा व्यवस्था करते रहेंगे। उन्हें दिक्कत तब होती है कि जब आप अपनी पीढ़ी के अनुसार चीजें करना चाहते हैं और पीढ़ी बदल चुकी है, नई चीजें आ गई हैं, नया एनवायरनमेंट हो गया, नई व्यवस्थाएं हो गई। अब नई पीढ़ी कह रही साहब इस तरीके से भी हो सकता, आप कहते हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब यहाँ एक क्लैश होता है, एक लड़ाई होती, संघर्ष पैदा होता है।
और दूसरा चीज हम ये कहेंगे कि तनाव जब हो जाता है, मान लीजिए कोई ऐसी बात हो गई, तनाव हो गया, तो लंबी गहरी सांस जो है, एक कुर्सी या सोफे पे बैठ करके लंबी गहरी सांस, हमेशा ये प्रक्रिया करते रहें, डीप ब्रीदिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो जिससे धीरे धीरे आप रिलैक्स हो जाएंगे 15 मिनट आधे घंटे। या ये प्रक्रिया आप सुबह शाम रोज भी कर सकते हैं अपने को रिलैक्स रहने के लिए। थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहें, टहलना है सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट, इस उम्र में सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि आप आधे घंटे रोज टहलें, आधे घंटे रोज प्राणायाम करें और भजन करें, भगवान का नाम लें। थोड़ा सा अपना झुकाव आध्यात्मिक अपनी उन्नति की तरफ लगाएं, जिससे तनाव कम होगा। दूसरा सवाल यह है कि आप बीएचयू में कहाँ बैठते हैं डॉक्टर साहब? मैं बीएचयू में प्रोफेसर हूँ, मानसिक रोग विभाग में बैठता हूँ। अच्छा, तो उसमें कोई दिन होगा आपका ना? हाँ, शुक्रवार का दिन होता है हमारा। शुक्रवार, ठीक है डॉक्टर साहब, जब कोई परेशानी होगी बिल्कुल बिल्कुल आए, और हर दिन कोई न कोई बैठता है, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही दिन में, हर दिन आपको सुविधा मिलेगी वहाँ पर। और काउंसलिंग ओपीडी भी वहाँ पर एक होती है, फैमिली और कम्युनिटी काउंसलिंग का सोमवार को दिन होता है मेरा, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। अगर पारिवारिक सदस्यों से कोई दिक्कत है तो पारिवारिक सदस्यों को भी लेके आ सकते हैं, ताकि उनकी भी काउंसलिंग हो सके और आपकी भी काउंसलिंग हो सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके कॉल के लिए। बुजुर्गों में अवसाद जब होता है तो अक्सर वो अपनी बात किसी से बांट नहीं पाते और कहीं ना कहीं घुटते रहते हैं जी। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जी, एक तो सबसे पहले हम इस मामले में युवा पीढ़ी से ये कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, बुजुर्गों से बात करना बंद ना करें, थोड़ा समय उनके लिए निकालें। ये कॉल जो आ रही है हमारे श्रोता की, वो ले लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर इस पर चर्चा की जाएगी। जी। हेलो। हेलो। हाँ, मैं राजा राम काजपा धाम सेवापुरी वाराणसी से बोल रहा हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर अच्युत कुमार पांडे जी हैं, जो तनाव प्रबंधन पर आपकी शिकायतों का उत्तर दे रहे हैं। तो बताएं आपका प्रश्न क्या है? रात में नींद नहीं आना, नींद लेट से आना, फिर सुबह लेट से जगना, यही परेशानी है। अच्छा, देखिए मैं डॉक्टर पांडे बोल रहा हूँ। रात में नींद आने में देर होती है, वो तो ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं है कि भाई कब नींद आएगी, ये तो ठीक है। लेकिन जब नींद तोड़नी है वो तो आप कोशिश कर सकते हैं जी, मतलब तब नींद खुलता ही नहीं। हाँ, तो उसको किसी तरीके से अलार्म लगा दें, घर वालों से कह दें जगाने के लिए, और किसी तरीके से समय से, मतलब जैसे एक टाइम होता है 8 बजे तक उठ जाएं, बिस्तर छोड़ दें। जब 8 बजे तक आप उठ जाएंगे, बिस्तर छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब आपका ये, इसको हम लोग कहते हैं स्लीप साइकिल का डिस्टरबेंस, नींद की कोई समस्या नहीं है आपकी स्लीप साइकिल डिरेंज हो गई है, जो लेट आती है और लेट खुलती है। एक 8 ही घंटे का नींद लेते हैं आप, लेकिन समय वो गलत होता है। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उठने का समय अपना फिक्स कर लीजिए। नींद आने का समय तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो अपने आप आएगी, लेकिन जब उठने लगेंगे आप टाइम से, तो धीरे धीरे नींद आने भी लगेगी समय से। जी सर, यदि मैं पेटेड 0.5 नहीं ले रहा हूँ तो नींद आएगा ही नहीं, पूरी रात नहीं नींद आएगा। पेटेड 0.5 लेंगे नहीं। देखिए, पहली बात हम आपसे कहेंगे, जिस दवा का आप नाम ले रहे हैं वो नींद की कोई दवा नहीं है, और उसको रेगुलर ना लें, नहीं तो फिर आप उसके आदी हो गए, और हो सकता है आप आदी हो चुके हैं, इसीलिए ऐसा है, क्योंकि वो नींद की कोई दवा नहीं है, लेकिन वो उससे आप आदी हो चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप मानसिक रोग विभाग में आके सलाह ले सकते हैं। इस आदि जो आपका एक एडिक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंस का एडिक्शन हो गया है, उसको धीरे धीरे हम लोग छुड़ा देंगे, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। सर कहाँ पे आप? मानसिक रोग विभाग, बीएचयू वाराणसी, ट्रॉमा सेंटर कैंपस में है। ट्रॉमा सेंटर कैंपस में? हाँ, कैंपस में है, लेकिन मानसिक रोग विभाग की अलग ही पूरी ट्रॉमा सेंटर में बिल्डिंग है, वहाँ आप आ सकते हैं। ठीक है सर, प्रणाम। हर दिन सेवा वहाँ उपलब्ध है, हर वर्किंग डे पे। सर, हम बुजुर्गों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग ये बात बता रहे कि जैसे हम पहले युवा पीढ़ी से कहेंगे कि देखिए, बुजुर्ग हमारी निधि है, खजाना। बुजुर्गों को आप बेकार ना समझें, क्योंकि जो चीजें उनके पास अनुभव से आई हैं वो आप किताबों में पढ़ के नहीं सीख सकते। तो अगर आप उनको सम्मान देंगे, आप उनको थोड़ा समय बस देने की, आधा घंटा 15 मिनट भी अगर मिलता है, तो आप उनके पास बैठें, उनसे बात करें कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है तो आप उन्हें समझाएं कि बाबूजी, अम्मा जी, बुआ जी, ये चीजें देखिए अब ऐसे बदल चुकी हैं, देखिए हम ऐसे करते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। तो
तो वो लोग आपकी बात समझेंगे। और बुजुर्गों से हम कहना चाहते हैं कि अगर वो कोई भी समय फिर नहीं देता आपको, तो कम से कम आप निकलिए, घर से बाहर निकलिए, पार्क में जाइए, बैठिए, अपने हम उम्र लोगों के बीच में कम से कम बैठिए, बात करिए, उनसे हंसिए, बोलिए। अपनी जिंदगी को खत्म मत कर लीजिए कि आप बुजुर्ग हो गए तो एक कमरे में बंद हो जाएं। और भी कुछ नहीं हो सकता तो आप लिख करके अपने जो बात आपके मन में मथ रही है, परेशान कर रही है, वो लिख करके अपने बच्चे के हाथ में पकड़ा दीजिए, बहू के हाथ में पकड़ा दीजिए कि शायद जब कभी उसे समय मिल जाए तब वो आपकी बात पढ़ ले और आपकी बात कम से कम उस तक पहुंचेगी और आपके मन से वो बाहर निकलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो पहुंचे या ना पहुंचे, आपके मन से बाहर निकले। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, पहले ये बताएं, फिर अपना प्रश्न पूछे तनाव प्रबंधन पर। हम बोले थे शिवपुर से असगर अली। डॉक्टर साहब ऐसा है हमको कि रात को नींद बहुत कम आता है, दिमागी टेंशन में रहता है। हाँ, अजीब का ख्याल आता है। क्या क्या ख्याल आता है आपको? उल्टा सीधा ख्याल आता है, कभी रोशनी वो होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ जैसे होता है, कुछ तो बताएंगे कि क्या क्या ख्याल आता है, एक दो ख्याल तो बताइए कि क्या ख्याल आता है। मतलब ये उम्र 82 हो गया, 82 83 साल। हाँ, ठीक ठीक। तो असगर अली जी, तकलीफ क्या है ये बताएं। उम्र हो गई तो कोई बात नहीं, उम्र तो अच्छी बात है कि आप इतने हमारे बुजुर्ग, हमारे लिए आप एक निधि हैं, एक खजाने हैं, समझ लीजिए। 71 की भी लड़ाई लड़ा है सर, 65 की भी लड़ाई लड़ा है, 62 तक भी लड़ाई लड़ा है जी। 4 मेडल है, एक गोल्डन स्टार भी है। मैं आपको सलूट करता हूं पहले तो अभी जो तकलीफ है, आप आइए मानसिक रोग विभाग में। नींद के साथ हमें लगता है कि आप अब डिप्रेशन भी थोड़ा हो रहा है, ये आपका तनाव बढ़ते बढ़ते आपको अवसाद की एक बीमारी होती है, वो आपका प्रबंधन जरूरी है और हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। आप आइए मानसिक रोग विभाग में, आपको पूरी प्रायोरिटी भी दी जाएगी, क्योंकि हम लोग आप जैसे सेना के रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरी प्रायोरिटी और पूरे सैल्यूट करके के साथ जो है उनका सम्मान करते हुए उनको हम वो करते हैं इलाज। ये प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन मैनेजमेंट समझते हैं। जैसे उसको हमको आपकी कुछ हो सकता है दवाएं देनी पड़े, आपकी काउंसलिंग करनी पड़े, आपके परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग करनी पड़े, ये सब प्रबंधन मैनेजमेंट में यही आता है। तो जब आप आएंगे तो आपके परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे, आपसे और विधिवत बात करेंगे और फिर यथा योग्य अगर दवाएं जरूरी हैं तो दवाएं भी लिखी जाएंगी। उसके साथ आपको नींद के लिए कुछ चीजें बताई जाएंगी कि नींद कैसे आए, जिसको कहते हैं स्लीप हाइजीन, जैसे कहते हैं ना साफ सफाई रखना, इसको कहते हैं हाइजीन। तो उसी तरह नींद के लिए क्या करना और क्या नहीं करना है अच्छी नींद आने के लिए, वो सब विधिवत आपको बताया जाएगा, लिख के भी दिया जाएगा जी। मानसिक रोग विभाग में ट्रामा सेंटर कैंपस में BHU। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम। हाँ बोले, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ नमस्ते, मैं रतिनाथ त्रिपाठी बात कर रहा हूँ, कोटवा कपिल धारा सराय मोहना से। हाँ बताएं त्रिपाठी जी। नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मुझे पूछना था कि आजकल ये बच्चों में एक आम बात हो गया चिड़चिड़ापन जी, तो इसका क्या कारण है और क्या निवारण है? यही हाँ देखिए त्रिपाठी जी, बच्चों में जो चिड़चिड़ापन है कई कारण उसके हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग अपने बच्चों का जो आजकल पालन पोषण कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा अति से ज्यादा प्यार कर रहे हैं बच्चों से, और तब उसके बाद जब बच्चों से कोई काम कहा जाता है और वो उनको वो चीजें जब जैसे बड़े होते तो उतना लाड़ प्यार उतना चीजें नहीं मिलती, तो वो एक डिप्राइव सा फील करते हैं, इससे वो चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो एक तो ये कि हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है, अति नहीं करना है हम लोगों को। जैसे पहले के माँ बाप थे कि प्यार भी करते थे, डांट भी देते थे, हम लोगों को, हमारे बच्चों को ये डांट सुनने की आदत पड़ नहीं रही है। गलत पे उनको रोकने, हम जब रोकते हैं तो तुरंत वो चिड़चिड़े और भी है ना कि अगर बाप डांटना शुरू करता है तो माँ बोलने लगती है, माँ डांटना शुरू करती है तो बाप यही बोलने मैं लगता अभी है। इसी बात पे आ रहा था कि ये पेरेंट्स को दोनों को समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा है, हमें संस्कार देना है, अच्छे संस्कार को हमें उत्साहित करना है, और बुरे संस्कार पे अगर बाप मना कर रहा है तो माँ भी चुप रहे कि हाँ, कि कम से कम अगर नहीं डांट रही तो बोले ही नहीं, कम से कम ये एंडोर्स होके जाए कि ये बात मम्मी को भी अच्छी नहीं लग रही है।
ऐसा नहीं कि पिता अगर डांट रहा है और मम्मी उसका सपोर्ट उल्टा कर रही है बच्चे का, तो बच्चे के मन में ये जाता है कि मैं तो सही हूं कहीं ना, तभी तो मेरी माँ मुझको सपोर्ट कर रही है, ये बाप ही गलत है जो हमको गलत ये बता रहा है। तो अब बच्चे के खुद ही कन्फ्लिक्टिंग जाता है, और ये जहां कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं वहीं एग्रेशन पैदा होता है। उसके अलावा उनके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है, पढ़ाई का लोड धीरे धीरे जैसे बढ़ता ही गया है, कॉम्पिटिटिव इतना ज्यादा होता गया समाज कि पहले क्या होता है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप इतना ज्यादा वो नहीं देखते थे कि कौन कितना नंबर पा रहा है, मेरा बच्चा उसके बच्चे से एक नंबर ज्यादा पाया कि कब पाया। सब बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इम्तिहान हो रहा, पढ़ लिख रहे हैं, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज के तारीख में कि पड़ोसी के बच्चे से एक नंबर मेरा बच्चा कम पा गया तो अरे बाप रे आफत हो गई, उससे भी बच्चों पे प्रेशर ज्यादा है। उपाय ये है कि इन चीजों से बचें। दूसरा, अगर फिर भी बच्चे में चिड़चिड़ापन गुस्सा है तो उसके लिए मानसिक रोग विभाग में आए, वहाँ चाइल्ड एडोलेसेंट गाइडेंस क्लिनिक भी शुक्रवार को चलती है, और इसके अलावा हर दिन भी काउंसलिंग ओपीडी होती है सोमवार के दिन, और हर ओपीडी में भी काउंसलर्स बैठते हैं, तो उनकी काउंसलिंग हो सकती है, उनको समझाया जा सकता है, उनकी समस्याओं को जान करके उसकी जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए दवा ही दिया जाए, काउंसलिंग के जरिए उनको बात उनकी सुन ली जाए, और उनकी बात का कुछ चीजों में वो सही होंगे, कुछ चीजों में माँ बाप सही होंगे, दोनों को बैठ करके सामंजस्य स्थापित किया जाए तो हमें लगता है कि चिड़चिड़ापन कम हो सकता है, ठीक हो सकता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि उनको ADHD है, उनको प्रॉब्लम्स बीमारियां भी होती हैं, उसके लिए या अवसाद में जा रहे हैं तो उसके लिए दवा भी दी जा सकती है। बच्चे का स्वभाव बर्ताव मेरे बदल रहा है, परेशानी बढ़ रही है, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि ये तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? पहली चीज तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि तनाव अगर बढ़ता चला गया, जिसको हम लोग डिस्ट्रेस कहते हैं, बुरा वाला तनाव जो निगेटिव तनाव है, तो वो अवसाद में ले जाएगा इंसान को, डिप्रेशन की बीमारी पैदा होगी, और डिप्रेशन जब होगा तो उसके बाद वो धीरे धीरे आदमी के अंदर आत्महत्या के ख्याल आने लगते हैं। इसी बात के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 10 सितंबर ये इसका दिन होता है। तो इसलिए कि पूरा विश्व इस बात से परेशान है, तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, फिर सुसाइड। पूरा मेडिकल साइंस एक जीवन को बचाने में लगा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, ICU से लेके कितना कितना मेहनत की जाती है, किसी का लिवर बदला जाता है, किसी का गुर्दा बदला जाता है, किसी का अब हार्ट भी बदल देते हैं, फेफड़ा बदल देते हैं ताकि आदमी जीवित रह सके। और एक सोचिए कि एक आदमी अच्छा खासा जिसका कि गुर्दा, लिवर सब अच्छा काम कर रहा है, हार्ट, फेफड़ा सब अच्छा काम कर रहा है, बस उसके दिमाग में कुछ विचार आया, कुछ चीजें यहाँ गड़बड़ हुई, और उसके अंदर एक विचार ने इतना गड़बड़ किया कि उसने अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर दी। तो इस जिंदगी को बचाना तो बहुत ही सरल है, बशर्ते हम लोग केवल जागरूक हो जाएं। इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, ना किसी ICU बड़े बड़े अस्पतालों की जरूरत नहीं है। हम लोगों को जागरूक होने के लिए जरूरत है, और कि हम सब इस बात के लिए जागरूक हों, ये आत्महत्या के विचार आते क्यों हैं, तनाव कैसे उसके व्यक्ति को आत्महत्या तक ढकेलता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसी बात पे हम लोग बात कर रहे थे कि तनाव जो आता है तो हम उसको कैसे प्रबंधन, क्योंकि जब हम तनाव प्रबंधन कर लेंगे, तनाव से ही बचा लेंगे अपने को, तो हम सुसाइड और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, सुसाइड नहीं होगा। तो हम सोचे कि जीवन बचाने के लिए हमारे लिए सबसे पहला स्टेप ये हो गया कि हम तनाव पर से रोक लें अपने को। अब तनाव से रोकने का तरीका क्या है? तो देखिए, पहली चीज है कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। सुबह जितने एक रेगुलर दिनचर्या होनी चाहिए कि हम सुबह इतने बजे उठें, इतने बजे अपना कार्यक्रम, अपने दिन को पूरा ठीक से मैनेज करें ताकि उससे हमको तनाव ना उपजे। अब लेट उठेंगे और फिर ड्यूटी पे जल्दी जाना तो टेंशन होगी। अगर हमारा दिन सही से नहीं हम अपना मैनेज करते हैं तो हम दिन भर अपना किसी न किसी रूप में तनाव बढ़ाते हैं। सो दिनचर्या को पहली बार ठीक रखना है। उस दिनचर्या में रेगुलर आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की एक्सरसाइज जरूरी रखना है, जिससे क्या होता है, पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिससे हमारे अंदर दिन भर खुशी और चीजें, हमारी ऊर्जा बनी रहती है। तो इसीलिए कहते हैं या योगा कर लीजिए, न कुछ कर सकते हैं आप केवल ब्रिस्क वॉकिंग जिसको कहते हैं तेज तेज चलना, 15 मिनट आप तेज तेज या आधा घंटा अगर निकाल सकते हैं तेज तेज चल लें, तो इससे क्या होता है, शरीर और मन आपका रिलैक्स होता है और आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है
और आप अपने को अच्छा महसूस करते हैं, दिन भर आप अच्छा काम करेंगे, तनाव नहीं बढ़ेगा। हेलो हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं दीपांशु सिंह बोल रहा हूँ, मैं पांडेपुर से। डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर मैं ये कह रहा था, रात्रि में जब सर मैं सोता हूँ जी। तो मेरे बीच में सर नींद टूट जाते हैं, हम्म। और जब नींद टूट जाते हैं सर तो घबराहट बहुत होता है और पूरे शरीर में कंपन टाइप का रहता है सर। उस समय कुछ बुरे सपने भी आ रहे होते हैं क्या? हाँ सर, कभी कभी तो सपने आते रहते हैं सर, और कभी कभी तो बिना सपने के भी सर नींद टूट जाते हैं। दीपांशु जी, आपकी उम्र कितनी है? सर उम्र मेरी 24 ईयर्स ओल्ड हूँ सर, और मैं एक सर ब्लाइंड बच्चा हूँ सर। मैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं दीपांशु जी, आप दिव्यांग हैं, भगवान ने कोई न कोई चीज आपको अच्छी भी दी है, जरूर दी होगी। तो आपको अपने अंदर की चीजों को बस पहचानना है, अपने चीजों को, मैंने कहा ना कि पॉजिटिव चीज अपनी ढूंढनी है कि हमको हमारे पास ईश्वर ने क्या ऐसा अच्छा दिया है कि हम उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हो सकता है आपको काउंसलर की जरूरत हो, आप मानसिक रोग विभाग में आएंगे, हम लोगों से बात करेंगे, हम लोग काउंसलिंग के जरिए इस स्तर पे पहुंचेंगे कि आपके पास अच्छी, क्योंकि शायद कहीं न कहीं ये चीजें आपको अंदर से कहीं आपके मन में भय पैदा करती है और डर, आपके घबराहट होती है कि मैं, तो अब ये बात दिमाग में बार बार आपके अगर चलती रहती है तो आप अपने निगेटिव चीज पे फोकस करते रहते हैं, और वो निगेटिव चीज आपके अंदर तनाव पैदा करती है, एंग्जाइटी पैदा करती है, जिसकी वजह से फिर आपकी नींद ठीक नहीं आ पाती। अब प्रॉपर स्लीप ना होने की वजह से आगे आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस अब फिर बढ़ता है, और उससे फिर आपकी एक्टिविटी जो है गड़बड़ होती है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हमने बताया, दिनचर्या ठीक रखें, अपने उसमें जो है आप योग को, प्राणायाम को और फिजिकल एक्सरसाइज को थोड़ा शामिल करें, ठीक है। अपने एक बैलेंस डाइट लें, जो संतुलित आहार, ये सब धीरे धीरे आप करेंगे, और उसके साथ अपनी पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना। अच्छा सर, तो आपसे कैसे मिलूं सर? मानसिक रोग विभाग ट्रॉमा सेंटर में काउंसलिंग ओपीडी भी होती है सोमवार के दिन, बाकी हर दिन ओपीडी होती है, और उसमें आप आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और काउंसलर डेली के ओपीडी में काउंसलर भी हैं। जरूरी नहीं हर चीज के लिए दवा लिखी जाए, इससे मैं भयभीत बिल्कुल ना हो कि नहीं हम जाएंगे मानसिक रोग विभाग में तो केवल डॉक्टर साहब लोग हमको दवा लिख देंगे और केवल हमको दवा खानी पड़ेगी जीवन भर, ऐसा नहीं है। जब तक आवश्यक नहीं होगा तब तक दवा नहीं दी जाएगी। सर बीएचयू ट्रामा सेंटर? हाँ, बीएचयू ट्रामा सेंटर कैंपस में मानसिक रोग का पूरा बिल्डिंग अलग है, मानसिक रोग विभाग पूरा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। और कुछ पूछना है? नमस्कार डॉक्टर साहब, तनाव प्रबंधन की हम बात कर रहे थे। जिस तरह तनाव के अलग अलग कारण होते हैं, क्या उसी तरह प्रबंधन भी अलग अलग होता है? व्यक्ति दर व्यक्ति वो अलग हो सकता है? जी बिल्कुल, आप एकदम सही बात कह रहे हैं कि देखिए कुछ तो कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे अब जैसे दिनचर्या है वो सबको अपनी ठीक रखनी है, संतुलित आहार और उसके साथ आपको एक्सरसाइज, ये सब कॉमन चीजें हैं, सबको करना है, जिससे आपका तनाव इन जनरल सबका टेंशन कम रहे। लेकिन अब उसके बाद जैसे जो जो कारक हैं तनाव के, सबके अलग होते हैं। किसी को कोई एग्जाम की टेंशन होगी, तो किसी को ऑफिस की टेंशन होगी, और ये छोटे से लेके बड़े स्तर तक सबको तनाव है। तनाव हर व्यक्ति के जीवन में है, उसी तरीके से प्रबंधन भी उसी के हिसाब से, रूटीन तो अपनी सब करना ही है, उसके अलावा प्रबंधन भी उसके हिसाब से है। और लेकिन उसके कुछ कॉमन, जैसे अब चाहे किसान की बात हो या किसी ऑफिस में बैठे हुए ऑफिसर की बात हो, अगर किसी बात पे उसको मन में उसके बार बार वो बात घूम रही है, जैसे खेती की बात ले लें, बारिश नहीं हुई साहब, अब फसल नहीं होगी, क्या खाएंगे, तो ये बात उसको कहनी है परिवार के अंदर, घर के अंदर लोगों से बैठ के बात करनी है, अपने मन की टेंशन को शेयर करना है। तो शेयर करने से क्या होता है कि 10 लोगों से 10 बातें मिलती हैं, और उसमें से कुछ एक माध्यम निकल आता है परिवार से या समाज से। तो करना हमें ये है कि खुद को देखें या अपने आसपास या कोई परिचित परिवार का कोई सदस्य, अगर ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन या तनाव की ओर उसके कदम बढ़ रहे हैं, तो उचित सलाह द्वारा उस व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है। और डॉक्टर साहब, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि उस चीज में मन लगाएं जो चीज करने में आपको अच्छी लगती हो। आपके जो शौक हैं, संगीत सुनना हो गया, चित्रकारी हो गई, या कहीं बाहर जो भी आपका शौक है, जो भी आपका शौक है। इसके आगे हम आने वाले यही थे कि अगला कि अपने शौक को मरने मत दीजिए,
आपका जो भी शौक है उसके लिए कम से कम 1 घंटा आधा घंटा निकालिए, तो वो आपको जिंदगी देते रहेगा। जी। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जब लगे मन उदास है तो संगीत सुन लिया जाए। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आपकी पसंद का कोई एक गीत सुनेंगे श्रोताओं के साथ। रफी साहब का एक गाना है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इसी गीत के साथ आज का ये आरोग्यम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। डॉक्टर अच्युत कुमार पांडे IMS BHU वाराणसी के मानसिक रोग विभाग में प्रोफेसर हैं, जो आज हमारे साथ थे। श्रोताओं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। डॉक्टर साहब, आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा